कई साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुरा। उस गांव में हरे भरे खेत थे, एक बड़ा पीपल का पेड़ था और गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जहां रोज सुबह शाम औरतें पानी भरने आती थीं। इसी गांव में रहता था राजू सेठ, एक सीधा साधा किसान जिसकी एक बेटी थी, चंपा। चंपा की माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और अब राजू सेठ ने दूसरी शादी कर ली थी, कमला नाम की एक औरत से, जिसकी अपनी एक बेटी थी, मीना। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। सुखपुरा गांव में सुबह की पहली किरण के साथ ही राजू सेठ के घर में चहल पहल शुरू हो जाती थी। घर छोटा था मगर साफ सुथरा। आंगन में एक नीम का पेड़ था जिसकी छांव में चंपा अक्सर बैठा करती थी। आज भी वो सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहार रही थी जब कमला की तेज आवाज गूंजी। चंपा, ओ चंपा, कहाँ मर गई तू सुबह सुबह? मीना का दूध अभी तक गर्म नहीं हुआ क्या? जी माँ, अभी लाती हूँ। चंपा ने झाड़ू एक कोने में रखी और भागते हुए रसोई की तरफ गई। उसके हाथ जल्दी जल्दी दूध के बर्तन की तरफ बढ़े, मगर तभी कमला वहां आ पहुंची, हाथ में एक लकड़ी की चम्मच लिए। इतनी देर लगा दी तूने? मीना भूखी बैठी है और तुझे फुर्सत नहीं। जा, पहले आंगन की बाकी सफाई कर, फिर बकरियों को चारा डाल, उसके बाद कुएं से पानी भर कर ला। और हाँ, आज कपड़े भी धोने हैं सबके। जी माँ, कर दूंगी। चंपा ने कोई सवाल नहीं किया। वो जानती थी कि सवाल करने का मतलब है और डांट खाना। दूसरी तरफ कमरे से मीठी नींद में सोकर उठी मीना बाहर आई। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, मगर चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। माँ, मेरे लिए वो पीला फ्रॉक निकाल दो ना, आज मेले जाना है। हाँ मेरी राजकुमारी, अभी निकालती हूँ। बैठ, तेरे लिए गरम गरम हलवा भी बनाती हूँ। कमला का ये रूप देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यही औरत कुछ देर पहले चंपा पर गरज रही थी। मीना के लिए उसकी आवाज में शहद घुल जाता था और चंपा के लिए वही आवाज आग उगलती थी। चंपा रसोई के दरवाजे से ये सब देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सांस ली और चारे की टोकरी उठाकर बकरियों की तरफ बढ़ गई। दोपहर होते होते चंपा का पूरा शरीर थक चुका था। सुबह से लेकर अब तक उसमें आंगन बुहारा, बकरियों को चारा डाला, 2 बड़े मटके पानी से भरे और अब वो नदी किनारे कपड़े धोने बैठी थी। उसके हाथ कपड़ों को रगड़ते रगड़ते लाल हो चुके थे, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। तभी वहाँ से गांव की एक बुजुर्ग औरत गुजरी जिसका नाम था सावित्री ताई। वो गांव में सबकी मदद करने के लिए जानी जाती थी। अरे चंपा बिटिया, इतनी दोपहर में यहाँ अकेली कपड़े धो रही है? कहाँ है तेरी माँ? ताई, माँ घर पर हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आदत हो गई है। बेचारी बच्ची, इसकी सगी माँ होती तो आज ये यूं धूप में अकेली न बैठी होती। सावित्री ताई कुछ देर वहीं खड़ी रहीं, चंपा को देखती रहीं, फिर अपने रास्ते चली गईं। उन्हें अच्छे से याद था कि चंपा की असली माँ कितनी नेक औरत थी और आज उसकी बेटी की ये हालत देखकर उनका दिल भर आया। शाम होते होते चंपा घर लौटी, हाथों में गीले कपड़ों की भारी टोकरी लिए। जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुई, राजू सेठ खेत से लौटे। उन्होंने बेटी को देखा, उसका थका हुआ चेहरा देखा और उनकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। बेटा चंपा, इतना काम मत किया कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। नहीं बाबा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो। राजू सेठ चाहते तो थे कि अपनी बेटी को कुछ राहत दिलाएं, मगर कमला के आगे उनकी एक न चलती थी। जब भी वे कुछ कहने की कोशिश करते, कमला या तो रो पड़ती या ताना मारने लगती और बात वहीं दब जाती। राजू सेठ अपने ही घर में अपनी बेटी के लिए आवाज उठाने से डरते थे। रात का खाना बना, सबने साथ बैठकर खाया। थाली में मीना के लिए घी से भरा हलवा था, जबकि चंपा के हिस्से में सादी रोटी और थोड़ी सी सब्जी। चंपा ने कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप खाना खाया और बर्तन समेटने लगी। माँ, चंपा दीदी को भी हलवा दे दो ना थोड़ा। तू अपना खा, उसकी चिंता मत कर, उसे तो जितना मिलता है उतना ही बहुत है। मीना, जो अभी छोटी थी और उतनी समझदार नहीं, कभी कभी चंपा के लिए दया दिखाती थी, मगर कमला हमेशा उसे रोक देती। धीरे धीरे मीना भी अपनी माँ की तरह बर्ताव करने लगी थी।
दिन बीतते गए, हफ्तों से महीने और महीनों से साल बीत गए। चंपा अब जवान हो चुकी थी, मगर उसकी जिंदगी वैसी ही थी। सुबह से रात तक काम, गालियां और कभी कभार बाबा की चोरी छुपे दी गई एक मीठी बात जो उसके लिए सबसे बड़ा सहारा थी। एक दिन गांव में मेला लगने वाला था। पूरे गांव में खुशी की लहर थी। कमला ने मीना के लिए नया घाघरा सिलवाया, नई चूड़ियां मंगवाईं। चंपा ने भी हिम्मत जुटाकर एक बार पूछ लिया, माँ, क्या मैं भी मेले चल सकती हूँ? तू और मेला? पहले घर का सारा काम खत्म कर, फिर देखेंगे। और वैसे भी तेरे जैसे मैले कुचैले कपड़ों में मेले जाकर क्या इज्जत गंवानी है हमारी। चंपा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें रोक लिया। उसने सिर झुकाया और वापस काम में जुट गई। उस दिन पूरा गांव मेले में गया। ढोल नगाड़े बजे, हंसी खुशी का माहौल रहा, मगर चंपा घर पर अकेली बर्तन मांजती रही, कपड़े सिलती रही और खिड़की से दूर मेले की रोशनी देखती रही। उस रात जब सब सो गए, चंपा छत पर चली गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने अपनी माँ को याद किया, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ, तुम होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती, पर कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। चंपा के मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। दूसरी तरफ कमला के मन में चंपा के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि जैसे जैसे चंपा बड़ी होती जाएगी, गांव वाले उसकी सुंदरता और सीधे स्वभाव की तारीफ करेंगे और उसकी अपनी बेटी मीना पीछे रह जाएगी। यही डर उसे और क्रूर बनाता जा रहा था। एक दिन कमला ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि चंपा को घर के कामों में इतना उलझा दिया जाए कि वो कभी बाहर निकल ही न पाए, ना किसी से मिल पाए, ना कोई उसकी तारीफ कर पाए। इस चंपा को अब जंगल के पास वाले खेत की रखवाली का काम भी सौंप दूंगी। रात को अकेली वहाँ डर के मारे कभी बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करेगी और दिन भर वहीं खटती रहेगी। अगली सुबह कमला ने चंपा को बुलाया। चंपा, आज से तुझे एक नया काम करना होगा। गांव के बाहर वाला जो खेत है जंगल के पास, वहाँ की रखवाली अब तुझे करनी है। सुबह जाकर फसल की देखभाल करनी है, दोपहर में घर के काम और शाम को फिर वहाँ जाकर देखना है कि कोई जानवर फसल न खा जाए। मगर माँ, वो जगह तो गांव से काफी दूर है और जंगल के पास। बहस मत कर, जो कहा है वो कर, नहीं तो आज रात खाना नहीं मिलेगा। चंपा को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सिर झुकाया और अगले दिन से नए काम पर जाने की तैयारी करने लगी। उसे नहीं पता था कि यही खेत, यही जंगल का रास्ता उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। अगली सुबह सूरज के पहले किरण के साथ चंपा एक टोकरी में थोड़ी रोटी और पानी का लोटा लेकर घर से निकली। रास्ता लंबा था, कच्ची पगडंडी से होकर जाना पड़ता था। दोनों तरफ घने पेड़ थे। चंपा अकेली चल रही थी। मन में हल्का सा डर था, मगर उसने खुद को समझाया, डरने से कुछ नहीं होगा, बस अपना काम करना है और वापस आना है। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंची, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं, पंछी चहचहा रहे थे। खेत तक पहुंचकर चंपा ने अपना काम शुरू किया। फसल की देखभाल, खरपतवार हटाना, पानी देना। दोपहर तक वो अपने काम में जुटी रही। तभी उसे दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। चंपा ने काम रोका और ध्यान से सुना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक झाड़ी के पास कुछ हलचल हो रही है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उत्सुकता ने उसके दर पर जीत हासिल कर ली और वो आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने झाड़ी के पास झांककर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और उसका पैर एक जड़ में फंसकर मुड़ गया था। कोई है, कोई मदद करो। अरे माँ जी, आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? बेटी, मेरा पैर जड़ में फंस गया, गिर पड़ी मैं। सुबह से यहीं पड़ी हूँ, कोई सुनने वाला नहीं था। चंपा ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपनी टोकरी एक तरफ रखी और बुढ़िया औरत के पैर को धीरे से जड़ से निकालने लगी। बुढ़िया दर्द से कराह उठी, मगर चंपा ने बड़े ही नाजुक हाथों से उसका पैर आजाद किया। बस माँ जी, थोड़ा सब्र करो, अभी ठीक कर देती हूँ। चंपा ने अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़ा और बुढ़िया के पैर पर पट्टी बांध दी।
फिर उसने अपने पानी के लोटे से बुढ़िया को पानी पिलाया और अपनी टोकरी से रोटी निकालकर उसे खिलाई, जो असल में उसका अपना दोपहर का खाना था। बेटी, तू तो अपना ही खाना मुझे खिला रही है, तेरे पास और कुछ नहीं है क्या खाने को? माँ जी, आप पहले खाइए, मैं तो घर जाकर खा लूंगी। आप अभी कमजोर हैं, आपको ज्यादा जरूरत है। बुढ़िया ने चंपा की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी, मानो वो चंपा के दिल को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। तेरा नाम क्या है बेटी? जी, मेरा नाम चंपा है। चंपा, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा बता, तू इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? माँ जी, ये खेत मेरी जिम्मेदारी है, रखवाली करने आई हूँ। मेरी सौतेली माँ ने ये काम मुझे सौंपा है। ये सुनकर बुढ़िया की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। हाँ बेटी, अब थोड़ा बेहतर है, तेरी वजह से। इतनी तकलीफ में भी इस बच्ची के दिल में न गुस्सा है न नफरत। सच में ये लड़की खास है। बेटी, अब मैं यहाँ से अपने रास्ते चली जाऊंगी। मेरा घर पास ही है, इस पहाड़ी के उस पार। तूने आज जो मदद की वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चंपा ने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे सहारा देकर चलाया। रास्ते में बुढ़िया ने कई सवाल पूछे, चंपा के घर के बारे में, उसकी सौतेली माँ के बारे में, उसकी सगी माँ के बारे में। चंपा ने बड़ी सहजता से सब कुछ बता दिया, बिना किसी शिकायत के लहजे में, जैसे ये सब सामान्य बात हो। इतनी तकलीफ में भी इस बच्ची के दिल में ना गुस्सा है ना नफरत। सच में ये लड़की खास है। जंगल के किनारे पहुंचकर बुढ़िया रुक गई। बेटी, अब मैं यहाँ से अपने रास्ते चली जाऊंगी। मेरा घर पास ही है, इस पहाड़ी के उस पार। तूने आज जो मदद की वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी, इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं। कोई भी मुसीबत में हो तो मदद करना तो इंसानियत है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं आजकल। अच्छा चल, अब तुझे देर हो रही होगी घर जाने में। चंपा ने बुढ़िया को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। बुढ़िया वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और फिर धीरे धीरे मुस्कुराई, जैसे उसके मन में कोई योजना बन रही हो। घर पहुंचते ही चंपा को फिर से डांट का सामना करना पड़ा। इतनी देर कहाँ लगा दी? सूरज ढल गया और तू अब आ रही है। माँ, आज खेत में एक बूढ़ी औरत मिल गई थी। उनका पैर मुड़ गया था तो उनकी मदद। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। जा, पहले रसोई का काम कर, फिर मीना के कपड़े प्रेस कर। उसे कल शहर जाना है अपनी मौसी के यहाँ। चंपा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। उस रात भी उसे थोड़ी सी रोटी और सब्जी मिली, जबकि मीना और कमला ने मिलकर मिठाई खाई, जो शहर से किसी रिश्तेदार ने भेजी थी। अगले दिन चंपा फिर से उसी खेत पर गई। काम करते करते उसे बुढ़िया का ख्याल आता रहा। दोपहर होते ही उसने देखा कि बुढ़िया फिर से वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। माँ जी, आप फिर यहाँ? आपका पैर तो अभी ठीक नहीं हुआ होगा। बेटी, मन किया तुझसे मिलने का, इसलिए चली आई। तू कैसी है? चंपा फिर से बुढ़िया की सेवा में जुट गई। उसने अपने साथ लाया हुआ थोड़ा गुड़ बुढ़िया को खिलाया। दोनों में बातें होने लगी, जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानती हों। चंपा, तुझे कभी अपनी किस्मत पर गुस्सा नहीं आता? इतना काम, इतनी बेरुखी और फिर भी तू मुस्कुराती रहती है। माँ जी, गुस्सा तो आता है, कभी कभी बहुत रोना भी आता है, मगर फिर सोचती हूँ अगर मैं भी गुस्से में जल गई तो मेरे बाबा को कौन देखेगा? वो भी तो बेबस हैं। और शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। बुढ़िया चंपा की बातें सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें छुपा लिया। इतनी सीधी और नेक दिल वाली लड़की के साथ ऐसा अन्याय? नहीं, अब और नहीं। इस बच्ची के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। शाम होने से पहले बुढ़िया ने चंपा से विदा ली। चंपा, कल भी आना इसी वक्त, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। जरूर माँ जी, मुझे भी अच्छा लगता है आपसे बात करके। इस तरह अगले कई दिनों तक चंपा और बुढ़िया की मुलाकातें होती रहीं। हर दिन चंपा अपने हिस्से का खाना बुढ़िया के साथ बांटती, उसकी देखभाल करती, बिना ये जाने कि ये बुढ़िया कोई साधारण औरत नहीं है। एक दिन बारिश शुरू हो गई। अचानक तेज बारिश।
चंपा खेत में काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि बुढ़िया बारिश में भीग रही है। कहीं कोई छत नहीं थी उसके पास। माँ जी जल्दी आइए, उस पेड़ के नीचे चलिए, वहाँ थोड़ी छांव है। चंपा ने अपनी खुद की चादर बुढ़िया के सिर पर डाल दी। खुद भीगती रही मगर बुढ़िया को भीगने नहीं दिया। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं, बारिश थमने का इंतजार करते हुए। बेटी तो खुद भीग रही है, अपना ख्याल रख। कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो आदी हूँ। आप बीमार हो गईं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बुढ़िया ने चंपा को गले से लगा लिया। उस पल बारिश की बूंदों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था, बिना खून के रिश्ते के मगर दिल से जुड़ा हुआ। चंपा, तूने मुझे इतने दिनों तक जो प्यार और सेवा दी है वो कोई भूल नहीं सकता। तू सच में एक खास लड़की है। माँ जी आप भी ना। बारिश धीरे धीरे थम गई। बुढ़िया उठी और चंपा की आंखों में गहराई से देखा। चंपा, अब मुझे जाना होगा, शायद अब हम फिर कभी न मिले। क्यों माँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, बस मेरा यहाँ रहने का समय पूरा हो गया, मगर जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बुढ़िया ने अपनी झोली में से एक छोटी सी पोटली निकाली और चंपा के हाथों में रख दी। इसे संभाल कर रखना, जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत हो तब इसे खोलना। याद रखना, ये किसी को मत दिखाना, ना ही किसी को बताना। मगर माँ जी इसमें क्या है? वक्त आने पर खुद पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना, जो दिल से नेक होते हैं दुनिया उन्हें कभी न कभी उनका हक जरूर देती है। तूने जो प्यार और सेवा बिना किसी स्वार्थ के मुझे दी, ये उसी का फल है। इतना कहकर बुढ़िया धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गई और कुछ ही पलों में घने पेड़ों के बीच गायब हो गई। चंपा हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई, हाथों में वो रहस्यमयी पोटली लिए। माँ जी आप कौन थी? चंपा को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने उस पोटली को अपने कपड़ों के अंदर दिल के पास छुपा लिया। उसने तय किया कि जब तक बहुत जरूरी न हो वो इसे नहीं खोलेगी। उस रात घर पहुंचकर चंपा ने वो पोटली अपने बिस्तर के नीचे एक पुरानी टूटी हुई ईंट के पीछे छुपा दी। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी पोटली उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। दूसरी तरफ घर में कमला की क्रूरता अब और बढ़ने लगी थी। उसे गांव में ये खबर मिली थी कि अगले महीने राजा के महल में एक बड़ा उत्सव होने वाला है, जहां पूरे राज्य की लड़कियां आमंत्रित होंगी। ये सुनते ही कमला के मन में एक नई साजिश ने जन्म लिया। ये मौका है मीना के लिए। अगर मीना वहाँ किसी अमीर घर के लड़के की नजर में आ गई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मगर चंपा नहीं, चंपा को तो मैं वहाँ पैर भी नहीं रखने दूंगी। कमला ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि चंपा को उस उत्सव के बारे में भनक तक नहीं लगने देगी, और अगर लगी भी तो उसे जाने ही नहीं देगी। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, जिसमें चंपा की तकदीर और उस रहस्यमयी पोटली का राज खुलने वाला था। क्या था उस पोटली में और क्या चंपा जा पाएगी राजा के उस बड़े उत्सव में? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले सीन में। सुखपुरा गांव में अगले ही दिन से एक अलग ही हलचल शुरू हो गई। गांव के मुखिया ने ढिंडोरा पिटवाया कि राजा साहब के महल में अगले महीने पूर्णिमा की रात एक भव्य उत्सव होने वाला है। इस उत्सव में राज्य भर के परिवारों को बुलाया जा रहा था, और सबसे खास बात ये थी कि इस बार राजकुमार खुद अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश में इस उत्सव में शामिल होने वाले थे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर घर में इसी की चर्चा होने लगी। कमला के घर में भी ये खबर पहुंची, और उसे सुनते ही कमला की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सुना तुमने? राजकुमार खुद अपने लिए दुल्हन ढूंढने आएंगे उत्सव में। ये तो सुनहरा मौका है। सच में माँ? तो क्या मैं भी जाऊंगी उत्सव में? हाँ मेरी बच्ची, तू जरूर जाएगी, और वो भी सबसे सुंदर सजकर। मैं अभी से तेरे लिए सबसे अच्छा लहंगा सिलवाने का इंतजाम करती हूँ। उधर रसोई में बर्तन मांजती चंपा ने भी ये बातचीत सुनी। उसके दिल में भी एक हल्की सी उम्मीद जगी, मगर उसने उसे तुरंत दबा दिया, ये जानते हुए कि उसके लिए ऐसे सपने देखना बेकार है। उस रात राजू सेठ घर लौटे तो उन्होंने भी ये खबर सुनी। खाना खाते वक्त उन्होंने हिम्मत करके कहा, कमला, अगर पूरे गांव की लड़कियां उत्सव में जा रही हैं, तो क्या चंपा को भी नहीं जाना चाहिए? आखिर वो भी तो इसी घर की बेटी है। ये सुनते ही कमला का चेहरा तमतमा उठा। उसने थाली एक तरफ धकेली और गुस्से से बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? चंपा और राजमहल? हंसी आती है मुझे। उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं है।
फिर राजमहल में जाकर क्या इज्जत गवाएगी हमारी? मगर कमला, अगर कपड़ों की बात है तो हम... बस, अब इस बारे में एक शब्द भी नहीं। मीना जाएगी, बस इतना काफी है। चंपा का काम है घर संभालना, वही करेगी। सेठ चाह कर भी कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने बस एक उदास नजर चंपा की तरफ डाली, जो चुपचाप कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। चंपा ने अपने बाबा को एक हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, कोई बात नहीं बाबा, मुझे आदत है। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ मीना के लहंगे, चूड़ियाँ, बिंदी और गहनों की बात होती। दर्जी घर पर आकर नाप लेता, चूड़ीहारे नई नई चूड़ियाँ दिखाने आती। इस सारी चहल पहल के बीच चंपा का काम और बढ़ गया था। अब उसे मीना के लिए भी अतिरिक्त काम करने पड़ते। एक दिन चंपा कढ़ाई करते करते मीना के लहंगे को देख रही थी। उसका मन भी हल्का सा ललचाया। उसने धीरे से मीना से पूछा, मीना, ये लहंगा बहुत सुंदर है, तुम कितनी अच्छी लगोगी इसमें। हाँ, माँ ने कहा है कि इस उत्सव में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। शायद राजकुमार की नजर मुझ पर ही पड़े। भगवान करे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। चंपा दीदी, तुम्हें भी जाना चाहिए उत्सव में, तुम भी तो सुंदर हो। मीना, मेरी किस्मत में शायद ये सब नहीं लिखा। तुम जाओ और खूब मजे करो। मीना कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसके मन में चंपा के लिए थोड़ी हमदर्दी जागी, मगर अगले ही पल कमला की आवाज ने उसे वापस बुला लिया और वो भूल गई। उत्सव का दिन नजदीक आता जा रहा था। चंपा हर रोज अपने खेत के काम पर जाती रहती और हर बार उसे बुढ़िया की याद आती, जो अब वहाँ नहीं मिलती थी। वो अक्सर सोचती कि आखिर वो बुढ़िया कौन थी और उसने जो पोटली दी थी उसमें क्या राज छुपा है। मगर उसने अपना वादा निभाया और उसे नहीं खोला। आखिरकार वो दिन आ गया जब उत्सव सिर्फ 2 दिन दूर था। उस दिन कमला ने चंपा को सुबह ही बुला लिया। चंपा, इधर आ। सुन, परसों उत्सव है। हम सब सुबह जल्दी निकल जाएंगे तैयार होने के लिए। महल तक जाने में वक्त लगेगा, तुझे घर पर अकेले रहना होगा। जी माँ, कोई बात नहीं। मगर सुन, घर पर बैठकर आराम करने का मौका मत समझ इसे। मैं तेरे लिए काम छोड़कर जा रही हूँ। आंगन में जो बोरी भरकर मसूर और चना मिला हुआ रखा है, उसे अलग अलग करके रखना है। हम जब लौटेंगे रात तक, तब तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो... कमला ने वाक्य पूरा नहीं किया, मगर उसकी आंखों में जो धमकी थी वो चंपा समझ गई। ये एक असंभव सा काम था। इतने सारे अनाज को अलग करने में पूरा दिन लग सकता था, अगर लग भी जाए। मगर चंपा ने फिर भी सिर झुका लिया। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी। उत्सव वाले दिन सुबह सुबह पूरा घर गहमा गहमी से भरा था। मीना नए लहंगे में सजी हुई, बालों में गजरा लगाए, हाथों में मेहंदी रचाए तैयार खड़ी थी। कमला ने भी अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहना था। राजू सेठ भी साफ कुर्ता पहनकर तैयार हुए, हालांकि उनका मन कहीं और उलझा हुआ था। जाते वक्त कमला ने एक आखिरी बार चंपा की तरफ देखा, जो कोने में खड़ी होकर सबको तैयार होते देख रही थी। याद रहे, अनाज अलग करने का काम पूरा होना चाहिए। और हाँ, दरवाजे से बाहर पैर मत रखना, समझी? जी माँ, समझ गई। राजू सेठ ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर चंपा को देखा। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, मगर वे कुछ बोल नहीं पाए। बैलगाड़ी धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गई और चंपा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। चंपा ने गहरी सांस ली और आंगन में रखी उस बड़ी बोरी की तरफ देखा, जिसमें मसूर और चना मिला हुआ था। उसने बैठकर काम शुरू किया, मगर कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि ये काम इतना बड़ा है कि पूरे दिन में भी शायद पूरा ना हो। घंटों बीत गए। सूरज सिर के ऊपर से ढलने लगा, मगर अनाज का ढेर जस का तस पड़ा था। चंपा के हाथ दर्द करने लगे थे, आंखें थक चुकी थी। उसने एक पल के लिए काम रोका और अपने माथे का पसीना पोंछा। शायद ये काम कभी पूरा नहीं होगा, और आज रात जब माँ लौटेंगी तो फिर से... तभी अचानक उसे उस पोटली की याद आई जो बुढ़िया ने उसे दी थी। उसके मन में एक हल्की सी हलचल हुई। उसने सोचा कि क्या यही वो वक्त है जिसके बारे में बुढ़िया ने कहा था, जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। मगर उसने तुरंत अपने मन को समझाया, नहीं चंपा, ये सिर्फ अनाज अलग करने का काम है, कोई बड़ी मुसीबत नहीं। ये पोटली शायद किसी बड़ी मुश्किल के लिए है, मुझे खुद ही ये काम पूरा करना चाहिए। ये सोचकर चंपा ने फिर से मेहनत शुरू कर दी, बिना किसी जादू की उम्मीद के। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी मेहनत से ही ये काम पूरा करेगी। उसकी उंगलियां लगातार अनाज छांटती रहीं। समय बीतता रहा।
उधर राजमहल में उत्सव अपने पूरे शबाब पर था। बड़े बड़े दिए जल रहे थे, संगीत बज रहा था और राज्य भर से आई खूबसूरत लड़कियां अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजी हुई थी। मीना भी अपनी माँ के साथ वहां पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में चमक थी। माँ, देखो कितना सुंदर महल है, और वो देखो इतने सारे लोग। हाँ बेटी, आज तो यहाँ की सबसे सुंदर लड़की लगेगी। बस याद रख, राजकुमार की नजरों में आने की पूरी कोशिश करना। राजू सेठ चुपचाप एक कोने में खड़े थे। उनका मन बार बार घर की तरफ भटक रहा था। अपनी बेटी चंपा के बारे में सोच रहे थे, जो घर पर अकेली ना जाने किस हाल में होगी। वापस गांव में दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने लगी थी। चंपा अभी भी अनाज छांटने में जुटी हुई थी, मगर काम अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था। उसके हाथ अब कांपने लगे थे, थकान से आंखें बंद होने लगी थीं। तभी अचानक बाहर से तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल घिराए। चंपा ने ऊपर देखा और घबरा गई। अरे, बारिश आने वाली है। अगर ये अनाज भीग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और माँ। चंपा जल्दी जल्दी अनाज समेटने की कोशिश करने लगी, मगर हवा इतनी तेज थी कि दाने इधर उधर बिखरने लगे। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूं? ठीक उसी पल जब चंपा पूरी तरह हार मानने वाली थी, उसे फिर से उस पोटली का ख्याल आया। इस बार उसने नहीं सोचा। बिना देर किए वो दौड़कर अपने कमरे में गई, बिस्तर के नीचे से वो पोटली निकाली और कांपते हाथों से उसे खोला। जैसे ही कपड़ा हटा, उसमें से एक हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। चंपा की आंखें हैरानी से फैल गईं। पोटली में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी, जिस पर बारीक नक्काशी की हुई थी, और साथ में एक चिट्ठी भी रखी थी। चंपा ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। प्रिय चंपा, ये छड़ी तुम्हारे नेक दिल का इनाम है। इसे हाथ में लेकर सच्चे मन से जो भी मांगोगी वो पूरा होगा। मगर याद रखना, ये जादू सिर्फ उन कामों के लिए है जो तुम्हारी मेहनत और भलाई से जुड़े हों, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और आधी रात होते ही आज रात का हर जादू अपने आप खत्म हो जाएगा। इसे संभाल कर रखना और अपने दिल की तरह ही पवित्र बनाए रखना। तुम्हारी शुभ चिंतक। चंपा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार खुशी के। उसे एहसास हुआ कि वो बुढ़िया कोई साधारण औरत नहीं थी। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। चंपा ने जल्दी से छड़ी हाथ में ली और आंगन की तरफ भागी। अगर तुम सच में जादू की छड़ी हो तो कृपया मेरी मदद करो। ये सारा अनाज अलग हो जाए, इससे पहले कि बारिश सब बर्बाद कर दे। ये कहते ही छड़ी से एक चमकीली रोशनी निकली और पूरे आंगन में फैल गई। अचानक हवा में हलचल हुई और सैकड़ों छोटी चींटियां और गौरैया पक्षी वहां आ गए। वे तेजी से अनाज के ढेर पर टूट पड़े और पलक झपकते ही मसूर एक तरफ और चना दूसरी तरफ अलग होने लगा। चंपा हैरान होकर ये नजारा देखती रही। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ ही मिनटों में सारा अनाज करीने से दो अलग अलग ढेरों में बंट चुका था और ठीक उसी वक्त बारिश थम गई थी। चंपा ने राहत की सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ लिए। शुक्रिया, शुक्रिया माँ जी, जहाँ भी हूँ आप। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया। उसने सोचा, अगर ये जादू सच में काम कर रहा है तो क्या वो भी सिर्फ एक बार उस उत्सव को देख सकती है? उसके दिल में एक हल्की सी हिचक थी, मगर उसकी आंखों में एक चमक भी जाग उठी। नहीं चंपा, ये ठीक नहीं होगा। माँ ने मना किया है घर से बाहर जाने को। मगर फिर उसे अपनी सगी माँ की याद आई, जो कहा करती थी, बेटी कभी कभी अपने दिल की भी सुनना चाहिए, बस नीयत साफ रखना। इस ख्याल ने चंपा के मन को थोड़ा हल्का किया। अगर तुम में सच में इतनी ताकत है तो क्या तुम मुझे भी सिर्फ एक बार उस उत्सव में जाने लायक बना सकती हो? मैं वादा करती हूँ, आधी रात से पहले वापस आ जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहते ही छड़ी फिर से जगमगा उठी। चंपा के चारों तरफ रोशनी का एक घेरा बन गया और उसके फटे पुराने कपड़े धीरे धीरे एक सुंदर हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में बदल गए, जिस पर चांदी की कढ़ाई चमक रही थी। उसके बालों में अपने आप फूल सज गए, हाथों में कांच की चूड़ियां आ गई और पैरों में मुलायम जूतियां। आंगन के एक कोने में रखी पुरानी बैलगाड़ी अचानक एक सुंदर सजी हुई घोड़ा गाड़ी में बदल गई। ये सच में हो रहा है क्या? चंपा ने पास के मटके के पानी में अपना अक्स देखा और अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। मगर उसी वक्त छड़ी से एक हल्की आवाज जैसे गूंजी, मानो चेतावनी दे रही हो।
आधी रात से पहले लौट आना, वरना सब कुछ वापस अपने असली रूप में आ जाएगा। मुझे याद रहेगा, आधी रात से पहले।